हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। अब आज ये अपन राष्ट्रपति का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं। पहले पार्ट के अंदर अपन ने राष्ट्रपति के बारे में जो बेसिक्स है वो पढ़ा था। फिर सेकंड पार्ट के अंदर अपन ने राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा था। आज ये तीसरा पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने 4 शक्तियों के बारे में लिखा है। एक होती है कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका, एक न्यायिक और वित्तीय। तो देखो, पहले अपन कार्यपालिका के बारे में देखो। कार्यपालिका जो है ये अनुच्छेद 53 के अंदर आता है, 53 के अंदर, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो अनुच्छेद 53 के अंदर आती है, ठीक है ना। देखो, इसमें कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्यपालिका की जो शक्ति है वो मतलब संसद से जुड़ी हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। संसद से जुड़ी है, जो भी नियुक्तियां वगैरह है वो भी इसी से जुड़ी है, ठीक है। देखो, कार्यपालिका में क्या है, अनुच्छेद जो 74 आता है वो इसी से संबंधित है, 74। और 74 जो है वो मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद, देखो मंत्री परिषद जो अनुच्छेद 74 है 74 के, इसमें ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान है, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें उसका जो मुख्य है वो प्रधानमंत्री होगा। अब देखो, अनुच्छेद जो 74 है ना, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर एक तो इंदिरा गांधी के टाइम में इसमें संशोधन किया गया था और बाद में मोरारजी देसाई के द्वारा इसमें संशोधन हुआ क्या था कि 74 के अंदर यही है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये इंदिरा गांधी ने किया था संशोधन। उसके बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उन्होंने क्या किया, इस जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया और एक कह सकते हैं प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद के जो परामर्श है उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, ठीक है ना। ऐसा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के किसी परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। उसके बाद में उनको शपथ है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलानी है, अन्य मंत्रियों को शपथ दिलानी है, ठीक है ना। वो सारे कार्यपालिका के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा जितने भी जैसे महान्यायवादी है, कैग है, उनकी नियुक्ति, उनको शपथ वगैरह दिलाना, वो सभी इसी कार्यपालिका के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में अनुच्छेद 77 जो आता है 77। देखो, 77 में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी जो भी काम होंगे वो सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच में जो विभाग का बंटवारा करता है उसके लिए कार्य आवंटन का एक नियम होता है, वो बनाता है, कार्य आवंटन का नियम बनाता है, ठीक है ना। तो वो 77 के अंदर आता है। और 78 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 78 में, कि जो राष्ट्रपति है वो देश के प्रशासन के बारे में प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। किसी भी विषय पर वो मंत्रिपरिषद में चर्चा करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है ना। वो 78 के अंदर आता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्ति है जिसमें नियुक्तियों की बात आती है, उनकी शपथ की बात आती है, ठीक है ना, वो इसी के अंदर है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अब 28 राज्य हैं उनके 28 राज्यों के जो राज्यपाल है और अब 9 केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हो गए तो उनके जो उप राज्यपाल है, प्रशासक है, उनकी नियुक्ति, उनको शपथ वगैरह वो सारे इसी के अंदर आते हैं। सॉरी, शपथ का प्रारूप यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। उनकी केवल नियुक्ति होती है राज्यपाल, ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है, ठीक है ना। शपथ का प्रावधान है वो मतलब शपथ जो है वो उस राज्य के जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा दिलाई जाती है राज्यपाल को, ठीक है ना। केवल नियुक्ति का प्रावधान है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है ना। कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। देखो, नेक्स्ट आता है व्यवस्थापिका के बारे में। देखो, व्यवस्थापिका क्या होती है, तो एक अपन संसद कह सकते हैं, मतलब व्यवस्थापिका एक संसद ही है एक तरह की, ठीक है ना, जहाँ पर कानूनों का निर्माण होता है।
देखो व्यवस्थापिका जो है अपन इसको 79 से समझ सकते। देखो 79 जो है जिसमें संसद का उल्लेख है, ठीक है ना। संसद के अंदर क्या होता है, राज्यसभा होती है जिसको उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा होती है, निम्न सदन होता है, और राष्ट्रपति, ठीक है ना। संसद इन तीनों से मिलकर ही बनती है, ठीक है ना। तो ये तीनों हैं जो संसद के क्या है, अभिन्न अंग है, ठीक है ना। देखो संसद जो है उसका काम क्या है, कानूनों का निर्माण करना। अब कानून बनने से पहले वो एक विधेयक होता है, ठीक है ना, जो पहले यहाँ से पास होता है, फिर यहाँ पर पास होता है, उसके बाद में यहाँ पर आता है। अब जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक वो विधेयक ही रहता है, कानून नहीं बनता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही वो विधेयक है वो कानून बनता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो है वो व्यवस्थापिका में एक अभिन्न अंग कह सकते हैं, मतलब प्रमुख रोल निभाता है, ठीक है। और देखो राज्यसभा में राष्ट्रपति का क्या रोल है कि जैसे 12 व्यक्तियों का मनोनयन, 12 व्यक्ति कौन, जो साहित्य है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है ना, इनके जो विशेषज्ञ होते हैं उनको मनोनीत करना। देखो ये वर्ड जो है ना मनोनीत, ये कभी कभी एसएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन होता है कि राष्ट्रपति उसको निर्वाचित करता है, तो निर्वाचित नहीं है, मनोनीत है, ठीक है ना। 12 व्यक्तियों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है ना, उनको मनोनीत करता है, ठीक है ना। लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन भी होता है, ठीक है ना। और देखो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के अधिवेशन बुलाता है, मतलब संसद के अधिवेशन बुलाना और उसका सत्रावसान की घोषणा करना, ये 2 काम है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्या राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को स्थगित करता है। देखो स्थगित करने का काम ये उस सदन के अध्यक्ष का काम है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का काम नहीं। तो राष्ट्रपति का काम क्या है कि संसद का जो अधिवेशन है, अधिवेशन बुलाना और सत्रावसान, बस ये 2 काम है, ठीक है ना। स्थगित करने का काम राष्ट्रपति का नहीं है, ठीक है ना। सत्र स्थगित करने का काम ये सदन के अध्यक्ष का काम है, ठीक है ना। देखो संसद में वर्ष का जो पहला सत्र होता है जिसको अपन बजट सत्र बोलते हैं, बजट सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। और दूसरा लोकसभा चुनाव होने के बाद में जो पहला सत्र होता है उसको भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, ठीक है ना। ये 2 चीज, पहला तो कि जो बजट सत्र है उसको अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, और दूसरा जो लोकसभा के चुनाव होने के बाद में जो पहला सत्र होता है उसको भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। देखो नेक्स्ट कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, ठीक है ना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं एक अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। बाद में वो एक लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, वो बात ही बात है, पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। और अनुच्छेद 111 के अंदर है 2 चीज का प्रावधान है। पहला तो कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को स्वीकृति देने का प्रावधान है, और दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अनुच्छेद 111 के अंदर है, आर्टिकल जो 111 है उसके अंदर है कि 110 के अंदर क्या है, धन विधेयक है। 110 के अंदर आर्टिकल 110 है, उसमें क्या है, धन विधेयक के बारे में। और अनुच्छेद 111 के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि 24वां संविधान संशोधन हुआ था, 24वां
24वां संविधान संशोधन हुआ था। देखो इसमें क्या था कि अनुच्छेद जो 368 है, 368 जिसमें संविधान संशोधन होता है, तो इसमें ये प्रावधान किया गया, 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें, उसके द्वारा अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देगा। ठीक है ना। राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत ये एक प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देगा, ठीक है ना। क्योंकि संसद के भारत के अंदर एक संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है ना। तो अगर अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी अगर संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर पॉकेट वीटो जैसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। देखो यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। तो ये अनुच्छेद जो 123 है, 123 आर्टिकल अनुच्छेद 123 जो है, इस पर अध्यादेश के बारे में प्रावधान है, अध्यादेश। और अध्यादेश कब, 123 के अंदर क्या है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अगर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ये अध्यादेश के बारे में 123, देखो ये अध्यादेश जो है ना वो अनुच्छेद 13 जो आता है, अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 है, ठीक है ना। इसके अंदर अध्यादेश शब्द का भी उल्लेख है, ठीक है ना। तो अगर राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति, ठीक है ना, यूज करता है तो इसको न्यायपालिका में चुनौती भी दी जा सकती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 के अंदर जो भी विषय आते हैं, ठीक है ना, अध्यादेश और भी बहुत सारे जो विषय हैं उनके खिलाफ न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1970 में इंदिरा गांधी के समय, उस समय क्या किया कि ये जो संविधान संशोधन है ये अनुच्छेद 13 के अंदर ही था, ठीक है ना। संविधान संशोधन का जो विषय है वो अनुच्छेद 13 के अंदर ही था, लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1970 के द्वारा इस संविधान संशोधन में क्या इस विधि शब्द की परिभाषा से उसको हटा दिया, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और शायद एक दो बार पूछे भी गए हैं कि 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1970 में, उसको संविधान संशोधन का जो विषय है उसको अनुच्छेद 13 के अंदर जो विधि शब्द की परिभाषा है उससे क्या क्या हटा दिया, अलग कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देने का प्रावधान इसमें क्या हुआ है अनुच्छेद 368 में, ठीक है ना। तो ये अध्यादेश की जो शक्ति है, ये अनुच्छेद जो आर्टिकल 123 है, ये इम्पोर्टेंट है और काफी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति यूज कर सकता है और इसको न्यायपालिका में चुनौती भी दी जा सकती है। देखो नेक्स्ट एक अपन न्यायिक शक्ति, देखो न्यायिक शक्ति में दो अनुच्छेद है वो इम्पोर्टेंट आते हैं। एक तो आता है 72 और दूसरा आता है जो न्यायपालिका से संबंधित है, जैसे 143 124 की बात कर लेते हैं, वो और भी बहुत सारे। देखो 72 के अंदर क्या है, 72 अनुच्छेद 72 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, ठीक है ना। कोई दोषी व्यक्ति है, ठीक है ना, उसकी सजा को माफ कर सकता है अगर उसकी जो सजा है, ठीक है ना, उसको स्थगित कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, ठीक है ना। और मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई ऐसा दोषी व्यक्ति है, अगर उसको मृत्युदंड दिया हुआ है न्यायपालिका द्वारा तो राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर सकता है, ठीक है ना, मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 72 में। और 143 143 के अंदर क्या है, देखो ये क्या है कि अगर राष्ट्रपति किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से अगर परामर्श लेना चाहे, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना चाहे, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश से अगर कोई परामर्श लेना चाहे तो वो इस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है। लेकिन अब परामर्श देना नहीं देना वो
न्यायाधीश के ऊपर है और परामर्श को मानना नहीं मानना ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और 124 के अंदर क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाने का काम है, ठीक है ना। इस अनुच्छेद के अंदर ही राष्ट्रपति का काम है कि 124 के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का प्रावधान इसके अंदर है, ठीक है ना। और जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को का स्थानांतरण यानी उनका ट्रांसफर है वो भी इसी के अंदर आता है। एक न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण इस शक्ति के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है ना। एक और पॉइंट है, देखो न्यायिक शक्ति के अंदर सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, इसके अलावा जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी इसी शक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी इसी शक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन वित्तीय शक्ति के बारे में। देखो नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति। देखो वित्तीय शक्ति में क्या आता है, इंपॉर्टेंट आता है वो है धन विधेयक। वित्तीय शक्ति में आता है धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में आता है धन विधेयक के बारे में। देखो इसमें क्या है कि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही, ठीक है ना, संसद में रखा जाता है, ठीक है। और दोनों सदनों से पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है। और वैसे भी अनुच्छेद 111 के अंदर मैंने बताया था अभी कि जो आर्टिकल 111 उसके अंदर लिखा हुआ है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है ना, उसको स्वीकृति देनी ही होगी। और धन विधेयक के अंदर यही है कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति, ठीक है ना, उसकी स्वीकृति दे देता है, ठीक है ना। ये तो ये धन विधेयक के बारे में। और दूसरा आता है आकस्मिक निधि के बारे में। जो आकस्मिक निधि होती है उस पर राष्ट्रपति का ये अधिकार होता है, ठीक है ना। ये इसकी वित्तीय शक्ति होगी, ठीक है ना। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है कि जो भी आकस्मिक निधि होती है उस पर राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट जो भी शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की वो अपना पढ़ ली। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बहुत ओके, थैंक यू।